हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डाउ थ्योरी का ओरिजिन हुआ और हम इसका कैसे यूज करके स्टॉक मार्केट को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं उनको भी देखेंगे जिससे हम इस थ्योरी को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। 1882 में एक पर्सन थे चार्ल्स डाउ। उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की डाउ जोन्स एंड कंपनी, उनके एक पार्टनर के साथ एडवर्ड। और इसके 2 साल बाद डाउ ने सबसे पहले एक स्टॉक मार्केट एवरेज है उसको पब्लिश किया। और वो कैसे पब्लिश किया इन्होंने 11 स्टॉक्स लिए, उनमें से 9 तो इन्होंने रेल रोड कंपनीज थी वो लिए थे और 2 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ली। इन 11 कंपनीज का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसका एवरेज निकाल लिया और जो एवरेज निकला वो इन्होंने बोल दिया मार्केट एवरेज। और इसके पीछे उनका जो मेन पर्पस था वो था कि कैसे वो एक देश की ग्रोथ को अच्छे तरीके से समझ पाए कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो उसके लिए इन्होंने एक एवरेज निकाला जो बेस्ट कंपनीज थी उस टाइम उस कंट्री की, उन्होंने उनका एवरेज किया 11 कंपनीज का और वो इसके अंदर सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने देखा कि ये एक अच्छे इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा है इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में बता। अब इसके लगभग 13 साल बाद 1897 के अंदर इन्होंने महसूस किया, ये फील किया कि यदि एक इंडिसेस की बजाय 2 इंडिसेस हो तो इस स्टॉक मार्केट को या कंपनी की हेल्थ को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके चलते ही उन्होंने 2 इंडिसेस बनाए, जिसको फर्स्ट बोला उन्होंने इंडस्ट्रियल इंडेक्स का और सेकंड बोला उन्होंने स्टॉक रेल इंडेक्स। क्योंकि उस टाइम पे जो रेलवे का काम था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, इस वजह से जो रेल इंडेक्स था वो भी एक काफ़ी अच्छे तरीके से जो कंट्री की हेल्थ थी या फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा था। तो इन्होंने ये 2 इंडेक्स बनाए। जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स बनाया इन्होंने, इसमें लिए 12 स्टॉक और जो रेल इंडेक्स था इनका 20 स्टॉक लिए इन्होंने। और ये जो इन्होंने 12 स्टॉक लिए थे इंडस्ट्रियल इंडेक्स के अंदर, इसी को हम जानते हैं आज के दिन में डाउ इंडस्ट्रियल इंडेक्स के तौर पे। और इस स्टॉक के अंदर 1928 तक, मतलब 1897 से 1928 तक, लगभग 30 साल तक 12 स्टॉक से इंक्रीज होकर के हो गए थे ये 30 स्टॉक, मतलब उसमें 17 स्टॉक और ऐड हो गए थे। और उसके बाद से आज तक इसके अंदर 30 स्टॉक ही हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई भी पॉपुलर पर्सन होता है ना, तो उनकी डेथ के बाद ही ज़्यादा उनके वर्क को हाईलाइट किया जाता है, चाहे वो कोई भी बड़ा पर्सन हो, आप कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इनका भी वर्क जब 1902 के अंदर इनकी डेथ हुई, उसके बाद 1903 में एक नेल्सन पर्सन है, उन्होंने इनके एडिटोरियल्स को इकट्ठा किया, क्योंकि इन्होंने कोई बुक तो पब्लिश की नहीं थी जिनमें इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हो थ्योरी के रिगार्डिंग की, कैसे डाउ थ्योरी जनरेट की और कैसे आगे इनके ऊपर काम किया जाए। लेकिन इनके कुछ एडिटोरियल्स थे जिनके थ्रू इन्होंने अपने आइडियाज़ को पब्लिक के सामने रखा था। तो नेल्सन ने उनका यूज करते हुए एक बुक लिखी, ABC ऑफ ए डाउ थ्योरी। और उस टाइम से ही ये जो डाउ थ्योरी है, ये आज के दिन भी इस थ्योरी को जो टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का, वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है डाउ थ्योरी के साथ। इसलिए जो डाउ थ्योरी का इम्पोर्टेंस जितना, अब हम आगे पढ़ेंगे कि बेस जिनको हमें कंक्लूड करके चलना चाहिए किसी भी डाउ इंडेक्स को या इंडियन सेंसेक्स लाइक इंडिसेस को देखने के लिए और उनको कंक्लूड करने के लिए, उनके प्राइस पैटर्न को समझने के लिए। तो ये हो के प्राइस पैटर्न को समझते हुए, पहला है एवरेजेस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का, कि एवरेजेस डिस्काउंट्स एवरीथिंग के अंदर ऑथर बताते जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका जो सम है वो रिप्रेजेंट कर NSE BSE या फिर US के अंदर वॉल स्ट्रीट के अंदर वॉल स्ट्रीट की नॉलेज को, चाहे वो पास्ट की नॉलेज हो चाहे
फिलहाल एकदम से इमीडिएट नॉलेज आई हो कोई, या फिर कोई रिमोट नॉलेज हो, या ऐसी कोई फ्यूचर नॉलेज हो कि हाँ जो अभी आने वाली हो, और उनके कुछ प्रिडिक्शंस हो, तो उन सभी नॉलेजेस को इंक्लूड करके जो प्राइस निकलता है वो हमें दिखाई देता है सेंसेक्स के तौर पे या डाउ इंडेक्स के तौर पे। काफ़ी सारे जो स्टैटिस्टिशियन है वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, वो एडअप कर देते हैं इनमें, लाइक कमोडिटी के प्राइस इंडेक्स नंबर्स को, या बैंक की क्लियरिंग्स हो उनको, या फिर फ्लक्चुएशन चल रही हो कुछ एक्सचेंजेस के अंदर, या फिर डोमेस्टिक हो जो फॉरेन ट्रेड्स हैं उनके जो वॉल्यूम्स को हैं, जो कि एक रेगुलर बेस पे हम डेली देखते भी हैं। और इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम एडअप करते हैं किसी प्राइस के अंदर। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सेंसेक्स है या फिर जो डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज है वो इन सभी नॉलेजेस को एडअप करने के बाद जो सम निकलता है वही सम है डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज के रूप में या सेंसेक्स के रूप में। सो अब हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ एडअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो चीज़ें नहीं होती हैं वो होती हैं लाइक गोड एक्ट्स, लाइक यदि कहीं पे भूकंप आ जाए या ऐसा कुछ तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, जिनका पता नहीं होता है, और उस ऐसे टाइम पे मार्केट क्या करता है कि जैसे ही ऐसी कोई न्यूज़ आती है वो उसी टाइम पे इंस्टेंटली उनको प्राइसेस के अंदर अफेक्ट कर देता है। जितना घटाना है जितना भी बढ़ाना है, यदि ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो इंस्टेंटली कर देता है मार्केट। तो आज के टाइम पे मार्केट में जितनी भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज मार्केट के पास है, और हमें जो प्राइस मिल रहा है वो उस नॉलेज के बाद में जो सम अप हुआ है उसका है। अब हमें ये जो प्राइस आगे बढ़ेगा या घटेगा वो या तो आने वाली नॉलेज के ऊपर होगा कि हाँ कोई न्यू इवेंट्स आते हैं जो कि अभी तक फैमिलियर नहीं है, जिनका अभी तक मार्केट को पता नहीं है। लेकिन यदि कोई भी प्रिडिक्शंस आ गई या फिर कोई भी न्यूज़ ऐसे रिफ्लेक्ट कर चुका होता है वो अपने प्राइस एक्शंस के अंदर, इसीलिए यदि हम कभी भी किसी न्यूज़पेपर को स्टडी करते हैं तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कोई भी को पहले से ही एकोमोडेट कर दिया गया है। अभी डाउ थ्योरी का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है कि मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स। फर्स्ट है अपवर्ड ट्रेंड, सेकंड है डाउनवर्ड ट्रेंड, थर्ड है साइडवे ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी लेकर आया हूँ। इसमें हर रैली के अंदर जो हायर क्लोजिंग पॉइंट होता है वो पिछली रैली के कंपैरिजन में हाई होता है, और जो उसका लोअर पॉइंट होगा वो भी पिछली रैली के कंपैरिजन में हाई रहेगा। और इसकी अपोजिट सिचुएशन मीन्स डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर जो पीक्स और ट्रफ्स बनते हैं वो पिछले हाई और लो से लो रहते हैं और अपवर्ड ट्रेंड में हाई रहते हैं। यहाँ मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने डेली का एक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ बेस से यहाँ ऊपर तक और यहाँ भी यहाँ तक अप ट्रेंड ये पूरा इसका अप ट्रेंड है। वो कैसे? क्योंकि जब ये रैली स्टार्ट हुई ये यहाँ पे गई पॉइंट, लेकिन ये इसका लो आया, ये जो इसका लो था ये इसके प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, इसने एक और न्यू रैली दिखाई और एक न्यू हाई बनाया। फिर ये नीचे आया लेकिन इसने इसके लो को नहीं तोड़ा, फिर ये ऊपर गया, एक न्यू रैली स्टार्ट हुई लेकिन इसका ये जो लो था इसको नहीं तोड़ा और हल्का सा करेक्शन दिखाया, और उसके बाद फिर से वापस हल्का सा फिर करेक्शन दिखाया लेकिन लो को नहीं तोड़ पाया यहाँ पे, और फिर ऊपर गया। सेम सिचुएशन यहाँ हुई, सेम आगे यहाँ पर हुई है, और ऐसे ये यहाँ पे हुई, लेकिन इसका ये जो लो पॉइंट था ये इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। यदि ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता तो हम इसको डाउनवर्ड ट्रेंड कह सकते थे या फिर एंड ऑफ अपवर्ड ट्रेंड कह सकते थे। लेकिन यहाँ से भी इसने कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूव दिया, ये यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया और इसके बाद ये कंटिन्यूअसली यहाँ तक गया। अब यहाँ से इसने एक ट्रेंड को चेंज किया, वो किस वजह से किया
क्योंकि ये इसने करेक्शन दिखाया नीचे, ये छोटा सा है एक अपना तरफ, या फिर आप इसको डाउनवर्ड इसकी रैली बता दीजिए, लो। तो इसने लो को ब्रेक किया है ये, लेकिन ये कोई बड़ा लो है तो हम इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से ये जब वापस उठा, इसने रैली स्टार्ट की, तो ये इसके इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। यदि ये इसके इस हाई को ब्रेक कर देता तो हम इसको अपवर्ड ट्रेंड ही मानते। तो अब इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके हाई से इसका हाई नीचे रह गया, और इसने फिर से एक लो लगाया, और ये जो लो लगाया इन्होंने, ये इसके इस लोअर लो से और ज्यादा लो था। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गई। फिर इसने हाई दिया, लेकिन उसका ब्रेक नहीं कर पाया रैली को, और ये फिर से इसने लो लगाया। फिर से लो लगाने के बाद फिर इसने कोशिश की है यहाँ पर स्टार्ट करने की, रैली देने की, लगभग इक्वल गया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, और इसने बहुत ही छोटा सा करेक्शन दिखाया। इसके बाद इसने एक और डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया, रैली दिखाई, और इस पॉइंट को तोड़ा। अब सिचुएशन आज के टाइम पे जो है वो ये है कि यदि ये पॉइंट यहां से भाग जाता है, ये जो लाइन है इसको ब्रेक कर देता है, यदि इससे निफ्टी अप्रोक्स 18,100 या 150 भी पहुंच जाती है, 100-200 पॉइंट और ऊपर चली जाती है यहाँ से, तो हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे कि इसका अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन है, वो स्टार्ट हो गया, अपवर्ड टर्न स्टार्ट हो गया है। अब यदि इसने नीचे आया और करेक्शन इस लोअर पॉइंट से नीचे दे दी, तो फिर हम इसको डाउन ट्रेंड के अंदर ही लेंगे। लेकिन आज के टाइम मुझे लग नहीं रहा कि डाउन ट्रेंड के अंदर इससे नीचे जाएगा। तो ये तो थे अपवर्ड ट्रेंड का, डाउनवर्ड ट्रेंड का ये हमने देखा यहाँ पे, और साइडवेज ट्रेंड ये जो अब यहाँ पे ये चल रहा है ये साइडवेज है, ये इसका डाउनवर्ड ट्रेंड का है। तो सेम आप कहीं भी देख सकते हो बड़े से चार्ट के अंदर भी। सो ये लॉन्ग टर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है अपना, ये यहाँ से यहाँ तक का अपवर्ड ट्रेंड रहा है इसका, और यहाँ पे इसने इसको लोअर लो को ब्रेक किया, और ये डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया अपना इस पॉइंट के बाद। पीछे के चार्ट्स के अंदर देखें तो ये डाउन ट्रेंड अपना, ये अपना यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड रहा है, क्योंकि इस ये यहाँ से लो गया, ये इसके लो को ब्रेक किया इसने, और इसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन इसके हाई को नहीं तोड़ पाया, और यहाँ पे लो को तोड़ चुका था ये। इसके बाद इसने दोबारा लो को तोड़ा, फिर इसने ऊपर गया, रैली दिखाई लेकिन नहीं गया, और नीचे लो को ब्रेक किया। यहाँ इसने फिर इसके बाद एक ऊपर गया, इसने इसके हाई को तोड़ा, लेकिन इसके बाद इसने थोड़ा वापस जब करेक्शन दिखाया, उसके बाद इसके लो को फिर से तोड़ दिया, तो ये अपवर्ड मूवमेंट नहीं बनी, और इसके बाद ऐसे ही सेम हाई रैली दिखाई, लेकिन हाई से हाई को भी नहीं ब्रेक कर पाया, और नीचे आया और लो को तोड़ा, और यहाँ पे हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया उसके बाद। अब हमने यहाँ पर ट्रेंड्स को तो समझ लिया, लेकिन ट्रेंड्स के पार्ट्स को भी समझना जरूरी है। ट्रेंड्स के पार्ट, हाँ, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसको एक तरीके से डिवाइड किया गया है टाइम इंटरवल के थ्रू, कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया, एक इंटरमीडिएट ट्रेंड, और एक है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मतलब यदि आपका कोई ट्रेंड है वो हम देख रहे हैं एक वीक के अकॉर्डिंग, भाई एक हफ्ते के अकॉर्डिंग, तो फिर वो शॉर्ट टर्म रह जाता है। उसके बाद यदि हम एक वीक से उसको 3 मंथ तक का ले रहे हैं, तो फिर वो इंटरमीडिएट ट्रेंड हो गया। और यदि हम उसको एक लंबे लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा की, तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड मानते हैं। ये तीनों ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म, ये कैसे काम करेंगे और इनका कैसे हम और बेटर इफेक्टिव वे में समझ करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम 4th यूनिट हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स उसमें स्टडी करेंगे। उसके लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मेरी 4th यूनिट है या नेक्स्ट। इसके बाद जो तीसरा प्रिंसिपल आता है हमारा डाउ थ्योरी का, वो है कि अधिकतर ट्रेंड्स के, मेजर ट्रेंड्स के 3 फेजेस होते हैं। वो 3 फेजेस कौन कौन? फर्स्ट है एक्यूमुलेशन फेज, सेकंड है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज।
अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, एक्यूमुलेशन फेज कैसे काम करता है, ये क्या होता है। अब हम सपोज करते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। सो अब उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने ये समझा कि जितनी भी बैड न्यूज आनी थी, मार्केट ने वो सारी की सारी पचा ली, सारी कंज्यूम कर ली। तो उसके बाद इस फेज के अंदर वो सबसे पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या ऑपरेटर होते हैं, वो सबसे पहले बाय कर लेते हैं उन स्टॉक्स को इस फेज के अंदर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज हमारा, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। यहाँ पे अधिकतर जो टेक्निकल ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, हमारे और आपके जैसे, जो टेक्निकल एनालिसिस करके कोई भी ट्रेड करते हैं, वो एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर। वो चार्ट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि चार्ट का प्राइस और जो चार्ट का जो पैटर्न है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एंट्री करते हैं। और जो बिजनेस न्यूज है वो भी इम्प्रूव होते हैं, तो वो उनको भी कंसीडर करते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। अब इस फेज के अंदर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वो बुलिश स्टोरीज पब्लिश करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब नेगेटिव हमें मार्केट को गिराना होता है ना, तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर बुरी बुरी खबरें लेकर के आएंगे, हालांकि मार्केट की सिचुएशन इतनी खराब होती नहीं है। और सेम ऐसे ही जब बुलिश करना होता है तो बुलिश के ऊपर बुलिश स्टोरीज आती हैं, लेकिन उतना अच्छा मार्केट होता नहीं है उस टाइम पे। तो ये वो फेज होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं, वो बेटर से बेटर बुलिश स्टोरीज या बियर स्टोरीज है वो लिखेंगे, ताकि बहुत ज्यादा जो हाइप है वो क्रिएट हो, और पब्लिक को लगता है कि इससे बेटर तो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक न्यूज है, वो आज से पहले तो आई ही नहीं। ऐसे टाइम पे जनरली ऐसा, और इसके टाइम पे जो पब्लिक है वो पार्टिसिपेट करती है बढ़ चढ़ के। और इसी लास्ट फेज के अंदर वो इन्वेस्टर जिन्होंने सबसे पहले, मतलब जब मार्केट नीचे गिरा हुआ था और उन्होंने उस टाइम पे बाय किया था एक्यूमुलेट फेज के अंदर, वो लोग अब इस फेज के अंदर सेल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उन्होंने बियरिश मार्केट के अंदर तो बाय किया था और अब बुलिश मार्केट हो चुका है, तो अब वो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे। लेकिन हमारे जैसे जो पब्लिक होती है वो वहां पे फिर बाय कर लेते हैं उन न्यूज़पेपर की स्टोरीज को देख करके ना। तो वो जो एक्यूमुलेटर हैं, जो एक्यूमुलेट फेज के अंदर होते हैं, वो सबसे पहले अपना सेल करके निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जब वो सेल करेंगे मार्केट थोड़ा सा डाउन आने लगेगा, और जब मार्केट डाउन आने लगेगा तो हमारे जैसे जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो भी निकल जाएंगे कि अरे यार मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल गया है, तो वी शुड एग्जिट। अब उसके बाद जो फंसे रह जाते हैं वो हो जाती है पब्लिक, वो फंस जाती है फिर पब्लिक, और वो जो हाई में लेते हैं और लो में या तो निकलते हैं, और फिर से जो एक्यूमुलेटर फेज के अंदर वो ऑपरेटर या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो वापस उस माल को भर लेंगे, और जो पब्लिक है वो पैसे को गवा देती है इसी तरीके से। तो ये साइकिल है या ये फेजेस हैं, ये चलते हैं मार्केट के अंदर। तो ये 3 फेज होते हैं किसी भी ट्रेंड, एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब फोर्थ इसका जो प्रिंसिपल है डाउ जोन थ्योरी का, वो है कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। क्या मतलब है इसका, कि जितने भी एवरेजेस हैं, मतलब सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ये जितने भी एवरेजेस हैं, इनको एक दूसरे को कंफर्म करना चाहिए एक दूसरे को। कब, जब ये बुलिश ट्रेंड में आना चाह रहे हो। मतलब बुलिश ट्रेंड में ये कब आएंगे, जब सेंसेक्स भी बढ़े और उसके साथ साथ में उसको कंफर्म करे कि निफ्टी वो भी उसके साथ साथ में बढ़े, उसके साथ साथ में बढ़े निफ्टी बैंक भी, उसके साथ साथ निफ्टी आईटी भी। मीन्स जब सारे के सारे एवरेजेज एक साथ चलेंगे, उसी टाइम पे हम बुलिश पैटर्न के अंदर, बुलिश ट्रेंड के अंदर आ सकते हैं। तो ये है इसका चौथा पॉइंट, कि जितने भी एवरेजेज हैं वो जब एक टाइम पे एक साथ इंक्रीज होंगे, उस टाइम पे हम बुलिश ट्रेंड। अब जो फिफ्थ प्रिंसिपल है डाउ थ्योरी का, वो है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। मतलब कि जो वॉल्यूम होता है, कि कितने लोग
किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, क्या उतनी ही स्पीड के साथ वो इंक्रीज हुआ था? तो वॉल्यूम कम है या फिर वॉल्यूम उसको इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट का अब कई बार आप देखना कि मार्केट रैली कर जाता है, लाइक सेंसेक्स और निफ्टी। उस टाइम पे क्या होगा कि कोई एक स्टॉक है, कोई भी एक स्टॉक है, उसके अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है कि हाँ भाई कोई बहुत ज्यादा बायर आ गए हुए हैं एकदम से। लेकिन जैसे ही जब वो इंक्रीज होता है, मार्केट अपनी बुली से एकदम आता है, उस टाइम पे वो एक बार ऊपर जाएगा और उसके बाद वो उतनी स्पीड से नीचे भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई बायर थे नहीं, वो बस उस झटके की वजह से, उस मोमेंटम की वजह से कि बाकी जो निफ्टी सेंसेक्स और बाकी मार्केट है वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम ना होने की वजह से वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता और वो नीचे आ जाता है। इसलिए जो वॉल्यूम है वो भी एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है कि प्राइस के साथ हम उसको कोरिलेट करके देखें कि क्या वॉल्यूम जो है प्राइस के साथ इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या डिक्रीज हो रहा है। जब डाउनवर्ड ट्रेंड आता है तो उस टाइम पर, जब प्राइस ड्रॉप होता है स्टार्टिंग के अंदर, उस टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वो रैली करेगा एकदम से नीचे, उस टाइम पे उसका जो वॉल्यूम है वो लो हो जाएगा। इसके अलावा हमने पहले पढ़ा भी था कि जो प्राइस पैटर्न है उसके अंदर इतना ज्यादा कंसिडर्ड नहीं होता है ये वॉल्यूम वाला, तो ये एक सेकेंडरी है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है। काफी लोग इसको देखते हैं, लेकिन यदि हम प्राइस पैटर्न को देख रहे हैं तो हम इसको देखना अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बहुत, मुझे लगता है स्पेशली कि यहाँ इतना ज्यादा कंसिडरेबल है, बट अधिकतर लोग, काफी लोग कंसिडर करते हैं, डाउ भी कहते हैं कि ये सेकेंडरी है, कि हम इसको देख लें तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा कंफर्म कर देता है कि हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो ज्यादा बिलीफ जो हमारा है, हमारा कन्विक्शन है, वो ज्यादा। सिक्स्थ प्रिंसिपल जो कि डाउ थ्योरी का है वो है कि a trend is assumed to be in effect until it gives definite signal that it has reversed। क्या मतलब है इसका? ये वर्क करता है न्यूटन के लॉ के ऊपर कि यदि कोई चीज मोशन में है तो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ता, उस टाइम तक वो मोशन में ही रहती है। तो सेम मार्केट भी वर्क करता है। डाउ का मानना है कि जब तक कोई बुरी न्यूज नहीं आती है, उस टाइम तक यदि मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है तो वो बुलिश में ही चलता है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल के अंदर कि कोई भी ट्रेंड है उसको हम बुलिश है तो बुलिश के अंदर ही मानेंगे जब तक वो हमें कोई डेफिनेट सिग्नल नहीं दे। अब सिग्नल क्या है यहाँ पे देखें तो हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, बुल अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड को समझते हुए, ये हमारा अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, ये डाउनवर्ड चल रहा था। सो इस अपवर्ड ट्रेंड के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जब डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे इसने डाउनवर्ड दिया। इसको यदि मैं क्लोज व्यू करके दिखाता हूँ तो एक है इसका, ये इसने जो दिया, या तो हम इसको मान सकते हैं, और इसके बाद भी आते हैं तो ये वाला आता है। लेकिन हमने देखा कि ये यहाँ पे बुल रन किया था, इसने करेक्शन दिखा और उसके बाद इसने रैली किया। तो अब यहाँ से ये मार्केट आया नीचे और यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। तो पहला ऑप्शन है कि कुछ जो है एनालिस्ट होते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर ये एनालाइज कर लेंगे कि हाँ ये अब डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाता है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे, ये अभी मैं आपको दूसरी लाइन करके दिखा रहा हूं कि यहाँ इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे जो अपना डाउनवर्ड ट्रेंड को मान लेंगे कि हाँ मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चल पड़ा है। वो कैसे माना इन्होंने कि यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ ऊपर से, टॉप से, उसके बाद ये मार्केट या नीचे तक आया अपना, इसके बाद इसने कोशिश की बुल करने की कि एक रैली को हाई करे, इसने नीचे का तोड़ा नहीं, हल्का सा ये और ऊपर गया, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, अब इसने जब इसको ब्रेक किया तो इस पॉइंट को, क्योंकि ये इसका लोअर लो था और इसने लोअर लो को ब्रेक कर दिया, इस वजह से इस पॉइंट पे काफी लोग होंगे जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इस पॉइंट को भी डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर एज्यूम किया जाता है। इसके बाद
ये यहाँ तक आया प्राइस। अब यहाँ तक भी हम देखेंगे तो ये जो इसका डाउनवर्ड का था, इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो अब यहां से भी इसने इसको वो अपवर्ड मूव दिया और इसके बाद इसने डाउनवर्ड किया। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट के कंपेयर में जब इसको ये ब्रेक करके जाएगा, कुछ एनालिस्ट यहाँ पे भी मान लेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये जब इस पॉइंट को, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आया है कि अब यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ये दो चीजें होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं कि उसने लो को ब्रेक नहीं किया, उसने रैली किया ऊपर की तरफ लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और दोबारा से उसने जो लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट केस होता है, इस केस के अंदर भी डाउनवर्ड ट्रेंड माना जाता है। और इसके बाद एक दूसरा जो ज्यादा सेफ खेलते हैं, ज्यादा सेफ प्लेयर होते हैं और जो कि अपना कम खतरा लेना चाह रहे हैं, हाई रिस्क नहीं रखते, जो लो रिस्क के प्लेयर है, वो यहाँ पे अपना इस पॉइंट के ऊपर इसको डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ अब डाउन ट्रेंड आ गया। तो ये इनके 6 प्रिंसिपल थे डाउ थ्योरी के। सो इस वीडियो में हमने डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ा कि हम कैसे सेंसेक्स और निफ्टी को देख सकते हैं, कैसे एवरेजेस काम करती हैं और एवरेजेस क्या होती हैं, हमने उन सब चीज़ों को सीखा। उसके अलावा उनके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम काफ़ी सारा जो बेनिफिट है या मार्केट कैसे काम करता है, उस मार्केट के काम करने के प्रिंसिपल को भी हमने समझा। ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ। वो है, फर्स्ट था हमारा कि एवरेजेस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, कि जितना भी सामान होता है, जितना भी न्यूज़, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ होती है, मार्केट को सब पता होता है और अब तक की जितनी भी न्यूज़ है वो मार्केट इंस्टेंटली डाइजेस्ट कर देता है उस प्राइस के अंदर। उसके बाद हमने मार्केट के 3 ट्रेंड्स को जाना कि अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवे ट्रेंड। और इसके अंदर हमने ट्रेंड के 3 पार्ट्स को भी जाना कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, इंटरमीडिएट और एक शॉर्ट टर्म, जिनको हम 4th यूनिट के अंदर हम रिवाइज भी करेंगे और बेटर तरीके से समझेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था वो हमारे 3 फेजेस को समझा था कि कैसे एक एक्यूमुलेटर फेज होता है और एक उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। तो हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो जनरली इस पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज के अंदर होते हैं और जो पब्लिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर रहती है और जो बेटर इन्वेस्टर होते हैं वो एक्यूमुलेशन फेज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल था कि एवरेजेस जो है वो एक साथ एक दूसरे को कंफर्म करें। मीन्स यदि बुल ट्रेंड में आना है मार्केट को तो सभी एवरेजेस को एक साथ बढ़ना होगा, इंक्रीज होना होगा। और इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है वो भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम हमारा यदि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसको सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए कि वॉल्यूम भी हो उस स्टॉक के अंदर या उस एवरेज के अंदर। तो लोग बाय करने के लिए पर्सन अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टडी किया था वो था कि न्यूटन्स लॉ की तरह कि यदि कोई मार्केट में बढ़ रहा है, यदि बुल ट्रेंड है तो वो बुल ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट है वो नहीं लगता है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बुल रैली के अंदर रहेगा। और इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट करता है तो वो कैसे सिग्नल देता है और हम उस सिग्नल को कैसे समझ सकते हैं। तो उन सिग्नल्स को समझ करके हम डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत के अंदर ही अपनी नेगेटिव पोजीशंस या मार्केट को समझते हुए जैसी भी पोजीशंस बनानी है हम अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर सकते हैं कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया, तो पोजीशन हम उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, यदि कोई सजेशन है तो खास करके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जैसी नेक्स्ट यूनिट आएगी आपको उसके बारे में अपडेट। स्टे ट्यून्ड, स्टे